हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल सुपर ऑब्जेक्टिव पे। दोस्तों, मेरे चैनल का लक्ष्य है कि आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चन उपलब्ध कराना। तो दोस्तों, मैंने जो एनसीईआरटी साइंस का सीरीज शुरू किया था उसका आज तीसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो डाला है जिसमें लमसम 100 क्वेश्चन है। आप उसे नहीं किए हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं ये। तो देखते हैं। और ख़ासकर रेलवे का जो एग्ज़ाम है ग्रुप डी और एनटीपीसी, उसमें तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है, पेड़ व पौधों द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों, पेड़ पौधे जो भोजन तैयार करते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो इसको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश कम प्रभावी होता है? तो दोस्तों, पौधों जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उसमें सबसे कम जो प्रभावी रंग होता है वो हरा प्रकाश होता है। हरे रंग की प्रकाश में सबसे कम प्रभाव होता है। और ये लाल रंग की जो प्रकाश होती है उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। तो इसको याद रखना, सबसे कम हरा रंग का प्रभाव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हरे रंग का प्रकाश होगा। आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? देखिए दोस्तों, आ गया क्वेश्चन 9। तो प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज़्यादा जो प्रभावकारी रंग होता है वो लाल रंग का प्रकाश होता है। तो इसको याद रखना। और सबसे कम हरे रंग की प्रकाश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न आती है। दोस्तों, ऑक्सीजन कहाँ से आती है? प्रकाश संश्लेषण होती है तो ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो जल से प्राप्त होती है। दोस्तों, जल का सूत्र क्या होता है? H2 होता है। तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन जो होता है, तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तो ऑक्सीजन जो प्राप्त होता है वो जल से ही प्राप्त होता है। तो इसको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है तो प्रकाश ऊर्जा जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो इसको भी याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधों की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन उत्तरदायी है? तो दोस्तों, वाष्प उत्सर्जन जो होता है उसमें पौधों का जो रंध्र भाग होता है। दोस्तों, ये रंध्र भाग कौन सा होता है? तो हरे पत्ते जो होते हैं या पौधे के जो हरे भाग होते हैं उसमें छिद्र टाइप के होते हैं दोस्तों। तो छिद्र जो होते हैं उसको रंध्र भाग कहते हैं, पौधों का रंध्र भाग कहते हैं। तो वाष्प उत्सर्जन के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है रंध्र भाग। तो इसको भी याद रखना। पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन से हैं? तो दोस्तों, पौधों के लिए जो प्राथमिक तत्व ज्ञात तत्व जो हैं पोषक तत्व, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है। तो इसको याद रखना, ये पौधों के लिए बहुत ही अच्छे तत्व हैं। इसको पोषक तत्व मिलता है नाइट्रोजन से, फास्फोरस से और पोटेशियम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से परिपूर्ण कर देती है? तो दोस्तों, ये फसल जो मटर है, मटर जो होती है ये मिट्टियों को नाइट्रोजन से भर देती है। तो अगर आप मटर की फसल लगाते हैं खेत में तो आपके खेत में नाइट्रोजन की परिपूर्ण मात्रा भर जाएगी। जो मिट्टी है वो मृदा वो नाइट्रोजन से भर जाती है। तो मटर की खेती से इसको याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? दोस्तों, इसमें पूछा है कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो दोस्तों, ये पादप हार्मोन जो होता है वो साइटोकाइनिन होता है, एथिलीन होता है, जिब्रेलिन, ये जो भी है सब पादप हार्मोन है। लेकिन इंसुलिन जो है वो ये पादप हार्मोन नहीं, ये मानव हार्मोन होता है। तो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, कौन सा पादप हार्मोन है? तो दोस्तों, ये साइटोकाइनिन जो है ये पादप हार्मोन है। और ये थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, ये भी जो भी होते हैं ये मानव हार्मोन होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सभी जितने भी हार्मोन होते हैं उसको आपको ध्यान देना होगा कि कौन सा पादप हार्मोन है और कौन सा मानव हार्मोन है। तो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो दोस्तों, बौने पौधे जो होते हैं वो साइटोकाइनिन हार्मोन्स जो होता है उससे बौने पौधे जो होते हैं उसको आप लंबा कर सकते हैं। तो ये पौधों में पाया जाता है साइटोकाइनिन हार्मोन्स, जिसकी वजह से बौने पौधे को भी लंबा किया जा सकता है। तो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह खाद
जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। तो दोस्तों एथलीट जो होते हैं, धावक होते हैं या कोई भी खिलाड़ी होते हैं, तो उसमें उनको तुरंत एनर्जी प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज दिया जाता है। दोस्तों ग्लूकोज से आपको तुरंत एनर्जी प्राप्त होती है, तो इसको याद रखना। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन को 2 ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर प्रोटीन देखा जाए तो खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत, तो दोस्तों सोयाबीन और मूंगफली में, इन सभी ऑप्शन में से अगर देखा जाए तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा और मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा होती है, तो इसको भी याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो दोस्तों अगर इन सभी ऑप्शन में देखा जाए तो प्रोटीन के जो सबसे अच्छा इसमें स्रोत है वो मूंगफली हो गई, क्योंकि चावल और सेब से ज़्यादा मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा होती है, तो इसको याद रखना आप। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? दोस्तों दूध में जो पाया जाता है मुख्य प्रोटीन वो केसिन होता है। और एक चीज़ और याद रखना कि केसिन की वजह से ही दूध का सफ़ेद रंग होता है। केसिन नामक प्रोटीन होता है जिसकी वजह से दूध का रंग भी सफ़ेद होता है। तो दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन जो है वो केसिन है। आता है क्वेश्चन ये पेपर में, तो याद रखना। दूध का सफ़ेद रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण? देखिए आ भी गया क्वेश्चन। तो दोस्तों दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वो केसिन प्रोटीन के कारण होता है, तो इसको आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, गाय के दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण हल्का पीला होता है? तो दोस्तों अगर हल्का पीला सफ़ेद पूछे तो केसिन हो जाएगा, और गाय का दूध जो है उसका रंग हल्का पीला होता है तो कैरोटीन के कारण होता है। उसमें कैरोटीन नामक प्रोटीन उपलब्ध होता है जिसके कारण क्या होता है, हल्का पीला होता है, तो इसको याद रखना। निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो दोस्तों ये विटामिन जो होता है ये सहायक आहार होता है, या आहारों में सहायक आहार जो होता है वो विटामिन होता है, तो इसको भी याद रखना। इसको सहायक हार्मोन कहा जाता है, इसको विटामिन्स को। तो अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? दोस्तों ये क्वेश्चन आया करता है कि कौन सा जल में घुलनशील है, कौन सा वसा में। तो एक चीज़ आपको याद रखना है, एक आपको दे रहे हैं ADEK, एडेक, याद रखना एडेक। एडेक जो होता है दोस्तों ADEK, ये जो होता है वसा में घुलनशील होता है, और जो और होता है उसके बाद इसके अलावा जो भी विटामिन है B, C, E वो जो भी होता है वो सब क्या होता है आपका जल में घुलनशील होता है। तो दोस्तों इसमें विटामिन B और C जो है वो जल में आपका घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों विटामिन ए जो होता है उसको रेटिनाल के नाम से भी जाना जाता है। रेटिनाल क्या है? विटामिन ए का ये रासायनिक नाम है, तो इसको याद रखना। विटामिन ए जो है वो रासायनिक नाम है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा फल विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? दोस्तों विटामिन ए का अगर प्रचुरतम स्रोत देखेंगे किस में पाया जाता है विटामिन ए, तो इन सभी ऑप्शनों में अगर देखा जाए तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा आम में पाया जाता है, तो इसको याद रखना। आम जो है विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो दोस्तों मानव शरीर में विटामिन ए जो होता है कहाँ भंडारित होता है? तो यकृत में होता है। लीवर जो होता है उसमें विटामिन ए भंडारित होता है, तो यकृत में, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? दोस्तों प्रतिरक्षा जो प्रदान करता है वो विटामिन ए होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी नामक रोग होता है, तो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन, पेलाग्रा और स्कैर्वी क्रमशः कौन से विटामिनों की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों ये बीमारी है पेलाग्रा और स्कैर्वी रोग। ये पेलाग्रा अगर देखें तो विटामिन B3 की कमी से, और स्कैर्वी रोग देखें तो विटामिन C की कमी से होता है। तो विटामिन B3 और विटामिन C, इसको याद रखना। विटामिन B12 में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो दोस्तों विटामिन B12 में कोबाल्ट नामक धातु उपस्थित होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन B12 में कोबाल्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन को एर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? दोस्तों कैल्सीफेरॉल जो होता है ये विटामिन डी के लिए जानते हैं कैल्सीफेरॉल, और इसमें लिखा है एर्गोकैल्सिफेरॉल, तो विटामिन का जो अलग अलग नाम है, तो विटामिन D2 जो होता है इसमें एर्गोकैल्सिफेरॉल होता है, और केवल कैल्सीफेरॉल पूछे तो ये विटामिन डी में होता है।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोलीकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। देखिए आ गया क्वेश्चन। तो कोलीकैल्सिफेरॉल, दोस्तों कैल्सिफेरॉल भी कहते हैं इसको केवल, और कोलीकैल्सिफेरॉल ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है, तो इसको भी याद रखना। मछली से प्राप्त होने वाले कॉड लिवर तेल किस विटामिन में समृद्ध होता है? तो दोस्तों ये मछली जो होती है उसका जो तेल होता है लीवर तेल, उसमें विटामिन डी की मात्रा पाई जाती है, प्रचुरतम मात्रा, बहुत ज़्यादा मात्रा मिलती है, तो इसको याद रखना। निम्न में से कौन सा विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत है? तो दोस्तों विटामिन ई का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वो ताज़ी सब्जियां होती है। ताज़ी सब्जियां जो हरी सब्जियां होती हैं वो विटामिन ई उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसको भी याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसमें पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो विटामिन सी जो होता है, ये देखिए रासायनिक नाम दिया है, तो विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल बिल्कुल सही है। विटामिन बी1 का थायमीन ये भी सही है। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है रेटिनाल नहीं होता है, क्योंकि विटामिन ए का जो होता है वो रासायनिक नाम रेटिनाल होता है। और विटामिन की का नेप्थोक्विनिन ये भी बिल्कुल सही है, तो इसको याद रखना दोस्तों। विटामिन का नाम भी पूछता है, तो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें देखते हैं कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों ये विटामिन बी1 जो होता है ये संतरा में पाया जाता है, नहीं ये बिल्कुल गलत है, तो यही आपका सही सुमेलित नहीं है। और विटामिन डी जो होता है कार्ड एकत्रित तेल, अभी बताए हैं, तो ये तो पाया जाता है, सही है। विटामिन ई गेहूँ अंकुर तेल, तो ये भी सही है। विटामिन ई जो होता है अंकुरित गेहूँ में और तेल में पाया जाता है। विटामिन के जो होता है वो अल्फा लफा में पाया जाता है, तो ये भी सही है। और इसमें जो सही सुमेलित नहीं है दोस्तों वो आपका एस जो है वो सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गिलास पानी से कितनी कैलोरी मिलती है? तो दोस्तों पानी जो होता है उसमें कोई कैलोरी नहीं होता है, बिल्कुल सादी होती है पानी, तो आपको एक गिलास पानी में कोई कैलोरी नहीं मिलती है। तो इसमें पूछा है एक गिलास पानी में कितनी कैलोरी मिलती है, तो इसका आंसर शून्य हो जाएगा, क्योंकि पानी में कोई कैलोरी नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घेघा नामक रोग किस तत्व की कमी कारण होता है? तो दोस्तों घेघा जो नामक रोग होता है ये आयोडीन की कमी से होता है, याद रखना। शरीर के अंदर लौह तत्व की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। तो दोस्तों शरीर के अंदर जो लौह तत्व की कमी होती है उससे रक्तहीनता की बीमारी होती है, रक्त की कमी हो जाती है, तो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है? तो दोस्तों स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है, तो इसमें आंवला जो होता है, आंवला में बहुत ही प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, तो आंवला की कमी से अगर आंवला आप खाते हैं तो स्कर्वी रोग आपको नहीं होगा, तो इसको याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व पत्ते के हरे वर्णक में स्थिर रहता है? तो दोस्तों पत्ते का जो हरे रंग होता है उसमें मैग्नीशियम भी उपस्थित होता है, इसको भी याद रखना। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है प्रकाश संश्लेषण में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खनिज की हीनता से प्रतिरक्षा न्यूनता होने की सबसे अधिक संभावना होती है? तो दोस्तों जस्ता जो होती है, जस्ता की कमी से आपको प्रतिरक्षा न्यूनता होने की सबसे अधिक संभावना होती है। ये प्रतिरक्षा न्यूनता क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, तो आपके शरीर में अगर जस्ता की कमी होगी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आपका कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाएगा, तो इसको भी आप देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर भी हो जाएगा जस्ता। अगला क्वेश्चन जो है मिलान करना है खनिज और मुख्य स्रोत, तो कौन से खनिज में कौन सा मुख्य स्रोत पाया जाता है? तो दोस्तों इसको देखते हैं। लौह जो होता है लोहा, तो लोहा जो होता है वो आपको पालक में पाया जाता है, पालक में प्रचुर मात्रा में लोहा पाया जाता है। और पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम दोस्तों केला में पाया जाता है, इसको भी याद रखना। आयोडीन जो होता है आयोडीन युक्त नमक में पाया जाता है, सामान्य नमक में भी पाया जाता है, तो इसको भी याद रखना। कैल्शियम जो होता है दूध और अंडे में पाया जाता है, तो इसका सही मिलान हो गया। लोहा पालक में पाया जाता है, पोटेशियम केला और खजूर में, आयोडीन युक्त नमक में, और कैल्शियम जो होता है दूध एवं अंडे में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मिलान करना है दोस्तों। विटामिन ए का रासायनिक नाम दिया है दोस्तों, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये थायमीन होता है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछा है, तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है तो
थायमीन होता है दोस्तों। विटामिन बी का, ये गलत हो गया दोस्तों, विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो आपका, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। विटामिन ए का रेटिनॉल होता है, और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, और विटामिन डी का टोकोफेरॉल होता है। तो इसको याद रखना दोस्तों। ये यहाँ गलत दिया है दोस्तों, क्योंकि विटामिन डी का नहीं, विटामिन ई का टोकोफेरॉल होता है। तो इसको भी आप ध्यान देना, ये गलत छप गया है, बुक ही गलत छापा है इसको। विटामिन ई का टोकोफेरॉल होता है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। रासायनिक दोस्तों, जो रासायनिक नाम होता है जितने भी, उसका एक आपको सूत्र दे रहे हैं, रथ एक टॉफ़ी। दोस्तों रथ एक टॉफ़ी, तो इसमें क्या है, रथ एक टॉफ़ी। तो इसमें आपको बताते हैं दोस्तों, ये जो है र से यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ सी हो गया, यहाँ डी हो गया, यहाँ ई और यहाँ के। तो इसको आप याद रखना, ए से जो होता है तो रेटिनॉल हो गया, और बी से थायमीन हो गया, और सी से एस्कॉर्बिक अम्ल हो गया, और डी से कैल्सिफेरॉल हो गया, और ई से टोकोफेरॉल हो गया, और के से फ्लुकोनोन हो गया। तो इसको आप याद रखना, रथ एक टॉफ़ी याद कर लेना, और ए बी सी डी ई के इसको याद रखना, तो आपको इसको भूलेंगे नहीं कभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों अभी बताए हैं, कोबाल्ट की जो आवश्यकता होती है, विटामिन B12 में कोबाल्ट के बहुत ही प्रचुर मात्रा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि दोस्तों जो फलों का भंडार किया जाता है उसको ख़राब ना होने के लिए उसको क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड वाला एरिया में रखा जाता है, शीत कोष्ठ में रखा जाता है। तो इसमें क्या होता है, श्वसन की दर जो होती है घट जाती है, तो इसलिए वहाँ फल जो होता है वो ख़राब नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, श्वसन की दर घट जाती है। और जैसे आपको फ्रिज एग्जाम्पल में फ्रिज देख सकते हैं, फ्रिज में भी श्वसन की दर घट जाती है, जिससे आप खाना या फल जो होता है वो ख़राब नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो दोस्तों ये जो होता है, जो पौधे होते हैं वो प्रकाश की तरफ, सूर्य की तरफ मुड़ जाते हैं। तो कौन सा हार्मोन के कारण मुड़ते हैं, तो ऑक्सिन हार्मोन जो पाया जाता है पौधों में दोस्तों, ऑक्सिन हार्मोन के चलते पौधे जो होते हैं प्रकाश की तरफ मुड़ जाते हैं। तो इसको याद रखना है आप, ऑक्सिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी होता है। तो फल को पकाने में जिस हार्मोन की महत्वपूर्ण योगदान होती है वो एथिलीन होती है दोस्तों। एथिलीन हार्मोन जो होती है उससे क्या होता है, उससे पौधे में जो फल लगते हैं वो पक जाते हैं। इसको याद रखना, एसिटिलीन न कर देना, एसिटिलीन भी ऑप्शन में आता है। तो एसिटिलीन जो होता है वो कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाता है, लेकिन एथिलीन जो होता है ये पौधों पर ही फल पक जाते हैं, एथिलीन हार्मोन जो पौधा छोड़ता है उसके चलते। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो दोस्तों विटामिन ए जो है, विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, इसको याद रखना। प्रोटीन का, हार्मोन का, एंजाइम का, सभी का निर्माण हमारे शरीर में होता है, लेकिन विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक संतुलित आहार में क्या पाया जाता है। तो दोस्तों एक संतुलित आहार जो होता है उसमें कितना क्या पाया जाता है उसको आप देखते हैं। तो दोस्तों एक संतुलित आहार जो होता है उसमें 1/2 प्रोटीन, 1/4 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट होता है। तो समझिए कि संतुलित आहार आपको मिल रहा है, यानी आधा प्रोटीन होना चाहिए, 1/4 भाग उनमें वसा होना चाहिए, और 3/5 भाग उसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। तो आप एक संतुलित आहार कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भोजन में से किसके द्वारा प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो दोस्तों वसा जो होती है, वसा से आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर शरीर में वसा की कमी होगी तो आप बहुत ही कमज़ोर फील करेंगे। तो आपको वसा जो होती है, वसा से आपको ऊर्जा प्राप्त होती है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा। तो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, पोषक तत्वों को मुख्यतः निम्नलिखित 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो पोषक तत्व जो होते हैं उसको 2 वर्गों में कौन कौन, तो कार्बनिक और अकार्बनिक होता है। पोषक तत्व 2 भागों में विभाजित होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक भाग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है।
तो दोस्तों ये लाल रक्त कोशिका जो आरबीसी होता है उसका निर्माण हमारे शरीर के अस्थि मज्जा में बनता है। अस्थि मज्जा में लाल रक्त कोशिकाएँ बनती हैं, इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, आरबीसी का निर्माण। अगला क्वेश्चन, अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? दोस्तों हड्डी और दांतों का निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कैल्शियम और फास्फोरस जो होती है उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों का निर्माण करता है और दांतों का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों एक वयस्क मनुष्य जो होता है उसको अस्थियों की संख्या 206 होती है। और यहीं बच्चे को पूछ दे तो बच्चे को 300 से ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं, लेकिन जब आदमी वयस्क हो जाता है तो उसमें 206 हड्डियाँ बच जाती हैं, क्योंकि आपस में हड्डियाँ जुड़ जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवजात शिशु में लगभग कितनी अस्थियाँ होती है? देखिए क्वेश्चन आ भी गया। तो नवजात शिशु में जो हड्डियों की संख्या होती है 300 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है? तो दोस्तों मनुष्य की खोपड़ी में पूछ रहा है, केवल खोपड़ी में अगर देखा जाए तो 29 हड्डियाँ होती है दोस्तों। 29 हड्डियाँ मनुष्य खोपड़ी में, क्वेश्चन आया करता है पेपर में। तो मनुष्य खोपड़ी में 29 हड्डियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पसलियों में कितने जोड़े होते हैं? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में जो पसलियों के कितने, पसली जो होती है सीने में जो पसली होती है उसके कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं मनुष्य के शरीर में पसली। और संख्या उसकी कितनी होती है? तो 24 होती है। 12 जोड़े होते हैं लेकिन 24 संख्या उनकी होती है, तो इसको याद रखना, पसलियों की संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थि संधि का एक प्रकार नहीं है? तो दोस्तों ये मैक्रो जो होता है ये संधि का प्रकार नहीं है। मैक्रो ये बिल्कुल अकेले होता है, कोई संधि नहीं इसकी होती है, ये हड्डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाल्स रिब्ड तथा फ्लोटिंग रिब्स किस अंग में पाई जाती है? ये बहुत ही अजीब नाम है दोस्तों, इसको याद रखना। बक्षीय पिंजर जो होता है उसमें फाल्स रिब्ड और फ्लोटिंग रिब्स पाए जाते हैं, तो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो दोस्तों सबको याद होगा, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो आपका फीमर होती है, जो जांघों में पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी, तो दोस्तों मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेपिज होती है, जो कानों में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज, सबसे बड़ी हड्डी फीमर। मानव शरीर में दो हड्डियों आपस में कैसे जुड़ती है? तो दोस्तों दो हड्डियों के जुड़ने का जो काम है वो आपको पहले भी बता चुके हैं, अस्थि बंध जिसको कहते हैं लिगामेंट्स के द्वारा दो हड्डी जो होते हैं आपस में जुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य का मेरुदंड कितनी अस्थियों से निर्मित होती है? तो दोस्तों जो मेरुदंड होती है, मेरुदंड क्या होता है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है वो आप में 33 हड्डियाँ टोटल होती है, 33 हड्डियों से निर्मित होती है। और दोस्तों यही खोपड़ी में पूछ दे तो आपको 29 हड्डियाँ होती हैं, और आपका जो ये मेरुदंड होता है उसमें 33 हड्डियाँ होती हैं। सबसे ज़्यादा मेरुदंड में ही हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो इसको भी आप याद रखना। पेशियों को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना क्या है? तो दोस्तों पेशियों को जो अस्थि से जोड़ती है उसको कांड्रा कहते हैं। पेशियों को अस्थि से जोड़ने वाले हड्डी को, इसको ये कांड्रा हो जाती है, और जो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है उसको लिगामेंट्स कहते हैं। तो ये क्या है, कांड्रा उत्तक है, ये जोड़ती है आपस में। अस्थियों में किस लवण की उपस्थिति सर्वाधिक होती है? दोस्ती अस्थि जो होती है उसमें कौन सा लवण सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। हड्डियों में सबसे ज़्यादा कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कलाई की जो हड्डी होती है उसको मेटाकार्पस कहते हैं। दोस्तों इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलाई की हड्डियों को मेटाकार्पस कहते हैं, मेटाकार्पस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपांगीय कंकाल का भाग्य नहीं है। दोस्तों उपांगीय कंकाल जो है उसका भाग, बक्षीय पिंजर जो है उपांगीय कंकाल का भाग नहीं है। बाकी उपांगीय कंकाल का भाग अग्रपाद, पश्चपाद, श्रेणी मेखला, ये सभी उपांगीय कंकाल का भाग है, लेकिन बक्षीय पिंजर जो होता है उपांगीय कंकाल का भाग नहीं होता है। स्तनियों में बाह्य कंकाल का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों स्तनी जो होते हैं उसमें बाह्य कंकाल जो होते हैं उसको नाखून और बाल और खूर, स्तनी में जो नाखून होते हैं, बाल होते हैं, खूर होते हैं, इसको बाह्य कंकाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हैवर्सियन नलिकाएं और तंत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों हैवर्सियन नलिकाएं और तंत्र जो होते हैं स्तनियों के अस्थियों में पाए जाते हैं। स्तनी जो होते हैं उनके अस्थियों में हैवर्सियन नलिकाएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, कठोर व्यायाम के समय पेशियों में क्या बनता है? दोस्तों बहुत ज़्यादा व्यायाम करते हैं तो उसमें एक अम्ल होता है वो बन जाता है, जिससे क्या होता है, थकान महसूस होता है। तो दोस्तों पार्विक अम्ल और लैक्टिक अम्ल होता है। इससे क्या होता है, कठोर व्यायाम करेंगे या कोई भी काम ज़्यादा करेंगे तो आपके
पेशियों में बन जाता है। इससे क्या होता है, थकान महसूस होता है। तो इसको याद रखना। सबको लैक्टिक अम्ल पता होगा, लेकिन पेरुविक अम्ल भी होता है। तो पेरुविक अम्ल से ही लैक्टिक अम्ल बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्नायु और एवं कांड्रा का निर्माण किस प्रकार के ऊतकों से होता है। तो स्नायु और कांड्रा जो होता है, इसका निर्माण जो होता है वो तंतुमय ऊतक से होता है। अगला क्वेश्चन, अस्थि कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों अस्थि कोशिका जो होती है ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, ऑस्टियोसाइट्स अस्थि कोशिका को। अगला क्वेश्चन, उपास्थि कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उपास्थि कोशिकाओं जो होती है उसको कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। उपास्थि कोशिकाओं को कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप ज़रूर करें, क्योंकि ग्रुप डी जैसे एग्जाम में सभी यहीं से पूछे जाते हैं। ऐसे स्कैपुला, स्टर्नम तथा रिब्स किस प्रकार की अस्थियों के उदाहरण है। तो दोस्तों ये स्कैपुला, स्टर्नम, रिब्स जो भी होते हैं ये चपटी अस्थियाँ होती है। स्कैपुला, स्टर्नम, रिब्स ये चपटी अस्थियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन, पसलियों के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। दोस्तों पसली जो होती है उसके बारे में अगर देखें तो सत्य कथन क्या है, मानव शरीर में कुल 24 पसलियाँ होती हैं। दोस्तों आपको अभी बताए थे कि मानव शरीर में जो होती है पसलियों की जो जोड़ी होती है 12 होती है। तो उसमें पूछा है मानव शरीर में कुल 24 पसलियाँ, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि 12 की जोड़ी 24 होती है, तो 24 पसलियाँ टोटल होती हैं। 1 से 7वें जोड़े को पसलियाँ वास्तविक पसलियाँ कहलाती हैं, तो ये भी सही है। 8वें से 10वें जोड़े के पसलियाँ छद्म पसलियाँ कहलाती है, ये भी सही है। तो इस उपयुक्त में सभी सही है दोस्तों, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन, वक्षीय पिंजर का निर्माण किस अंगों से होता है। तो दोस्तों जो वक्षीय पिंजर होता है उसका निर्माण उरोस्थ और कशेरुकाओं पसलियों से होता है, उरोस्थ और कशेरुकाओं पसलियों से। समाप्त हो गया दोस्तों, ये आपका लमसम 100 क्वेश्चन आज भी था, 80 से 100 क्वेश्चन था। तो दोस्तों आप इसको करिए, और बिल्कुल अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। आप इसको अगर कर रहे हैं तो कोई भी पेपर में आपको साइंस में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराते रहेंगे, और अपनी तैयारी आप और भी मजबूत करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।